नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदी साहित्य की सीरीज चल रही है, उस सीरीज का यह दूसरा भाग है। और इस सीरीज में हम हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण आदि सभी टॉपिक को कवर करवाएंगे। आज का टॉपिक है आदिकाल। आदिकाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला पॉइंट दिया है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने चारण काल को संधि काल भी कहा है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, हिंदी साहित्य के आदिकाल का विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को कहा है आरंभिक काल। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को कहा है प्रारंभिक काल। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को कहा है सिद्ध सामंत काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा है बीज वपन काल। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को कहा है आधार काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा है आदिकाल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को कहा है वीरकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कहा है वीरगाथा काल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को कहा है जयकाल। गोरखनाथ का समय है 11वीं शताब्दी, यह मान्यता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त भरतवाल की। अगला पॉइंट है इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला पॉइंट है अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति खंडों में विभक्त किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है 693 ईस्वी से। अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है पाली भाषा। भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं शालभद्र सूरी। पंच पांडव रचित रास के रचयिता हैं शालभद्र सूरी। ढोला मरूरा दोहा, इसका समय है 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख किया है पतंजलि ने। अपभट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश से। अवहट्ट भाषा में शिक्षा शब्द के लिए प्रयोग किया गया है शिक्षा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध है सरहपा। सिद्ध परंपरा की योगिनियां हैं मणिभद्रपा या मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा, कनकलापा तथा मेघलापा। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा, सरहपाद, राहुल भद्र, सरोज वज्र। अगला पॉइंट है सरहपा सरहपाद की रचनाओं का संपादन किया है राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? शालभद्र सूरी को। अगला पॉइंट है डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? स्वयंभू को। सिद्ध परंपरा के प्रथम कवि हैं सरहपा या सरहपाद। सरहपा या सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने। सहज यान के प्रवर्तक हैं सरहपा या सरहपाद। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा सरहपा से आरंभ हुई तथा नरोपा से पूरी हुई। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को कहा है
पुरानी हिंदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को कहा है प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है सरहपा यानी सरहपाद को। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहे जाते हैं स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू। पौमचर्यु के रचनाकार हैं स्वयंभू। अगला पॉइंट दिया है अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। लिखा गया है पौमचर्यु में। भविष्यत कहा या भविष्यत कथा या लिखा गया धनपाल द्वारा को माना जाता है लौकिक चरित काव्य। अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है पुष्पदंत या पुष्यदंत को। पुष्यदंत या पुष्यदंत की रचनाएं हैं महापुराण, जयकुमार या रयकुमार चर्यु, यशोधर चरित, जसहर चर्यु। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। अगला पॉइंट दिया है अमीर खुसरो की रचनाएं हैं पहेलियां, मुकरियां, गजल, दो सखुने, दो सुखने। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। अगला पॉइंट है जे हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतियां। इस पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे। इस कथन को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राउरवेल या राउरबेल रोड़ा कवि द्वारा लिखा है। यह शिलांकित कृति है जिसे चंपक काव्य भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कलचुर राजवंश के 7 नायिकाओं के नकशिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? राउरवेल या राउरबेल। अगला है कुवलय माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूर्य। उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण है व्याकरण ग्रंथ। आदिकाल की भाषा है डिंगल पिंगल अपभ्रंश। चारण साहित्य कहते हैं रासो साहित्य को। अगला पॉइंट दिया है सिद्धों तथा नाथों की संख्या कितनी है? क्रमशः 84 9। सिद्ध 84 हैं और जो नाथ है उनकी संख्या है 9। आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। रासो ग्रंथ की भाषा सामान्यतः है डिंगल पिंगल। अगला पॉइंट दिया है उपदेश रसायन के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। अगला पॉइंट दिया है हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया है चारण काल। बीसल देव रासो या नरपत नाल द्वारा लिखा गया है में प्रयोग किया गया है गे शैली का। बीसल देव रासो में बीसल देव की पत्नी है राजमती। बीसल देव रासो है प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य। वह रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर न होकर श्रृंगार रस है बीसल देव रासो का। राजमती से रूठकर बीसल देव चला जाता है उड़ीसा यानी ओडिशा को। जगनिक द्वारा रचित परमाला रासो को जाना जाता है आल या आला खंड के नाम से भी। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि तथा महाकाव्य किसे मानते हैं? चंद्रवरदाई तथा उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं चंद्रवरदाई को और प्रथम महाकाव्य मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान अनुरक्त थे संयोगिता के प्रति। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम है सोमेश्वर।
आदिकालीन रचनाएं एवं रचनाकार। बीसल देव रासो, इसे लिखा है नरपत नाल ने। पृथ्वीराज रासो, इसे लिखा है चंद्रवरदाई ने। परमाल रासो, इसे लिखा है जगनिक ने। खुमार रासो, इसे लिखा है दलपति विजय ने। वर्ण रत्नाकर, इसे लिखा है ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया जो इंद ने। संदेश रासक, आलाखंड तथा जय मयंक जस चंद्रिका रचनाएं हैं वीर गाथा काल की। विद्यापति तथा उनकी रचना पदावली है आदिकालीन कवि तथा आदिकालीन रचना। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। विद्यापति ने लगभग रचना की है 14 ग्रंथों की। विद्यापति के पदों की भाषा है मैथिली। दान वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा रचनाएं ये हैं विद्यापति की। विद्यापति की भाषा है मैथिली, अवहट्ट तथा संस्कृत। अगला पॉइंट दिया है विद्यापति की रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्ति पताका। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है पदावली रचना के कारण। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यानी विद्यापति यहाँ उत्सव रूप में है। यह कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। देसिल बयना सबजन मिठा, यह उक्ति है विद्यापति की। अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है विद्यापति। विद्यापति आश्रित कवि थे महाराज शिव सिंह, नरसिंह, कीर्ति सिंह इत्यादि के। पंथी साधकों में शामिल हैं जलंधरी पाव, भरथरी तथा चुड़कर नाथ इत्यादि। नाथ पंथ के प्रणेता हैं आदिनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु हैं मत्स्येंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय में हट का अर्थ है, हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, यानी दोनों का योग। हठ योग का उपदेश दिया था गोरखनाथ ने। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या यानी संध्या भाषा। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया इतिहासकार अबू सईद ने। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वादिराज। निरवय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। दोस्तों आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।